नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात डिजिटल लैंडिंग एप्स की। दरअसल बीते दिनों आरबीआई ने कर्ज देने वाले डिजिटल जो एप्स हैं उन पे गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके जरिए डिजिटल एप्स पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले से ज्यादा सख्ती से नजर रखेगा। इन एप्स की निगरानी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस में डिजिटल लैंडिंग एप्स के साथ ही उनके जरिए कर्ज मुहैया कराने वाले वित्तीय संस्थानों की निगरानी किए जाने का भी इंतजाम किया गया है। रिजर्व बैंक को डिजिटल लैंडिंग एप्स द्वारा कई तरह की गड़बड़ियां किए जाने की शिकायतें मिली थीं और जिसके बाद ही आरबीआई ने यह कदम उठाया है। तो क्या है ये नियम जो आरबीआई ने जारी किए हैं, क्यों जरूरत पड़ी इन नियमों को बनाने की और साथ ही साथ ग्राहकों के लिए जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कितने फायदेमंद हैं आरबीआई के ये नियम, इन तमाम पहलुओं पर करेंगे खास चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा के इस विशेष अंक में। और गांधी जी, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल कि ये जो क्योंकि आप आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, आप इसको और भी अच्छे से समझा सकते हैं कि जो डिजिटल जो लैंडिंग एप्स हैं क्या हैं, किस तरह से वो काम करते हैं और उनको रेगुलेट करने के लिए ये जो आरबीआई ने जो नया नियम जारी किया है वो क्या है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद हमें पूछने के लिए। ये डिजिटल लेंडिंग जिसको कहते हैं वो पहले जानना चाहिए। पहले आप कभी आपका रुपया का जरूरत पड़े तो ऋण लेने का जरूरत हो, आप बैंक को ब्रांच में विजिट किए थे या एनबीएफसी कंपनी के से विजिट करके आपका क्या ऋण लेना वो सुविधा ऐसा मिलता था। आजकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऐसा हुआ है, मोबाइल फोन का प्रभाव इतना बढ़ा दिया है भारत में। हर एक आदमी के हाथों में एक पावरफुल कंप्यूटर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल। सो ये मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से आपको अभी कभी कभी रुपए का जरूरत पड़े तो ऋण लेने का सुविधा आ रहा है। वही हम बोलते हैं डिजिटल लेंडिंग। डिजिटल लेंडिंग ऐसा क्या है कि आपको किसी को मिलने का जरूरत नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट का देना का जरूरत नहीं है। हर सब चीजें, हर सब खबर आप डिजिटल ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। तुरंत ही आपका क्या पैसा मिलने वाला है, वो क्या सैंक्शन हुआ है, वो सब अपने आपको मिलता है अपने खाते के क्रेडिट में। ऐसा बहुत सुविधा हो गया है डिजिटल लेंडिंग में। भारत के किसी कोने पर भी आप रह सकते कि आपका लेंडिंग देने वाले लोग कहीं और रहते हैं, पर ये टेक्नोलॉजी के रूप में आपका पैसा मिलता है, वही डिजिटल लेंडिंग है। ये एक बात है, इतना सुविधा आपको मिला गया। बट ये सुविधा के साथ साथ बहुत सारी दुर्लभ भी पाने का ऐसा स्थिति हो गया। इसलिए कि कभी कुछ लोग इसके माध्यम से आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। आपका इतना जल्दी पैसे देने के बाद उसके साथ साथ आपके यहाँ से बहुत सारी डेटा आपके बारे में लेते हैं। आपके बिना आपको पूछ के या आपका जानकारी भी देता है या नहीं देता है मालूम नहीं है। अपने आप अपने मोबाइल से सब कुछ खबर उनको मिलता है। आपका फ्रेंड्स क्या कौन है, उनका नंबर क्या है, रिलेटिव्स का कौन है, उनका नंबर क्या है, ये सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे वो कलेक्ट कर पाता है। बाद में पैसा देने के बाद तुरंत आपके पीछे वो लोग पड़ते हैं पैसा लेने के लिए। इंटरेस्ट रेट भी बहुत बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस डिजिटल लेंडिंग के बारे में बहुत कुछ शिकायत आ चुके थे। इसलिए रिजर्व बैंक ने पिछले साल में एक कमेटी तैयार की। उनके रेकमेंड के आदेश पर
अभी आप जैसे बोला, अरे ये 10 दिन के पहले रिजर्व बैंक नया नियम लाया है इसे कंट्रोल करने के लिए। ये इसका भूमिका है। ठीक है गांधी जी, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, बावजूद उसके आप बहुत अच्छे से हमें आप हिंदी में समझा रहे हैं, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। गांधी जी, मेरा सवाल ये भी है कि आपने कंप्लेन की बात की और बहुत से जो यूजर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो उनकी तरफ से आरबीआई के पास कौन कौन से किस किस टाइप की कंप्लेन्स गई, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर आरबीआई ने इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं? हाँ, पहला ऐसा है कि बिना पूरा रिसर्च करने के पहले ये आदमी को कितना दे सकता है, उसका ऋण कितना, उसका क्रेडिबिलिटी कितना है, ये बहुत डेट में पड़े तो उसका रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, वो सब किसी लेंडर को बहुत ध्यान से जांच करना पड़ता है। नहीं तो डेट बर्डन ज्यादा हो सकता है उस आदमी के ऊपर। ये डिजिटल लेंडिंग लोग उसके बारे में उतना ध्यान नहीं देते। उसका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि हम रुपया देंगे, बाद में इंटरेस्ट रेट बहुत लेके यूसुरियस इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं, बहुत सारी फीस के माध्यम से ले सकते हैं, पेनाल्टी कर सकते हैं उसका, और इसका रिकवरी प्रैक्टिस बहुत दिक्कत होता है। इसे ऐसा है कि ये अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि किसी टाइम पर, रात को, मिडनाइट को, सुबह कभी भी उनको फोन करके, नॉट ओनली द पर्सन, द borrower, they also contact the relatives of the borrowers, friends of the borrower, and put lot of pressure, use abusive language, yes, and put them into high mental stress, and continuously they go after them, and कितना पैसा वापस ले सकते हैं वो करते हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसे ही they have been pushed into even committing suicide। So इतना बड़ा दिक्कत हो गया डिजिटल लेंडिंग एप्स के रूप से उसका अनफेयर प्रैक्टिस के बारे में। ओके गांधी जी, इसमें इस रूल्स में जो आरबीआई ने जारी किए हैं रूल्स, उसमें ये कहा गया कि ये जो डिजिटल एप्स हैं जो कि आपको पैसे देते हैं, कर्ज देते हैं, डेट देते हैं, उनके जरिए वो, चूंकि ऐप खुद तो देते नहीं है, वो किसी न किसी फाइनेंशियल जो बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसके जरिए वो रूट करके वो आपको मनी पैसे देते हैं। तो कहा गया कि अब इस रूल्स के जरिए उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर भी जो वो आय है, जो नजर है, वो रखी जाएगी। ऐसा हुआ, ये बैंक्स और एनबीएफसी ये डिजिटल लेंडिंग ऐप ऑर्गेनाइजेशन को 10,000, 100,000, नॉट 10,000, 10 करोड़ ऐसा सैंक्शन करते हैं एक ही बात तरफ, एक ही लोन। देन दिस लेंडिंग एप्स वो पूरा पैसा पहले वो लेके बाद में वो बैंक को बोलता है हम तो 1000 इंडिविजुअल्स को हम दिए हैं ये पैसा, ऐसा indirectly bank finance goes to the borrower, not directly. Now they have been doing through this digital lending application. इसके इफेक्ट ऐसा हुआ, बैंक को नहीं मालूम है borrower कौन है, borrower को नहीं मालूम था कि कहां से पैसा उनको आ रहा है। ये सोचते हैं डिजिटल लेंडिंग दिए हैं, ऐसा नहीं। बैंक एक्चुअली बैंक हैज गिवन द लोन। सो इसलिए रिजर्व बैंक अभी ऐसा नियम बनाया है कि किसी बैंक डिजिटल लेंडिंग के रूप में पैसा दिए तो वो पैसा बोरोवर के खाता में डायरेक्ट होना चाहिए। ऐसा किए तो बोरोवर को मालूम पड़ेगा वे किस बैंक से और किस एनबीएफ से उनका ये ऋण मिल गया, ऐसा जब जान सकता है। इसलिए उसका इंटरेस्ट, बिकॉज फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसी देयर आर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अबाउट हाउ मच दे कैन चार्ज। दे कैन नॉट चार्ज यूसुरियस इंटरेस्ट रेट, तो बहुत सारे बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट ला नहीं सकते। सो बोरोवर को मालूम पड़ेगा कि किसी बैंक ने ये डिजिटल लेंडिंग के रूप में 30% 40% ऐसा इंटरेस्ट आया तो
वो शिकायत कर सकते हैं। इसलिए डायरेक्ट लैंडिंग बोरोइंग होना चाहिए। इसमें गांधी जी आपने इसका जिक्र भी किया, उसमें यह कहा गया गाइडलाइंस में कि इस लोन को देने के बदले में जो फीस इन डिजिटल एप्स के जरिए लिए जाते थे वो फीस भी अब ये एप्स नहीं ले पाएंगे और उस फीस का जो पेमेंट है वो रेस्पेक्टिव बैंक्स के द्वारा किया जाएगा। हाँ, ये अल्टीमेटली ये लेंडिंग एप्स कंपनी वो सब बैंक का एजेंट होते हैं। एक एजेंट अपने प्रिंसिपल से ही उसका क्या फीस है, क्या इनकम कमीशन है, वो सब वो बैंक से डायरेक्ट लेना चाहिए। ऐसा पहले ऐसा था कि किसी लेंडिंग एप्स बारोयर से लेते थे। बारोयर से लेते समय बैंक बोलते हैं हमें नहीं मालूम था, अल्टीमेटली बारोयर को इतना खर्चा करना पड़ेगा, वो सब हमें नहीं मालूम था, ऐसा एक्सक्यूज आया था। इसलिए रिजर्व बैंक ने अभी बोला है किसी भी कमीशन, किसी भी फीस आप तुम्हारा एजेंट को देना चाहते हैं वो आप डायरेक्ट दे दीजिए, बारोयर से नहीं लेने का। बारोयर का ड्यूटी ऐसा है कि बैंक को इंटरेस्ट देने का, बैंक को क्या कुछ फीस है वो सब पहले ही बोलने का, उतना ही बारोयर देने का है। उसके ऊपर और एक रुपया नहीं लेने का है बारोयर के हाथों से, ऐसा नियम बना गया। आप लेंडिंग एजेंट को कितना देना चाहते हैं, बैंक अपने कमर्शियल टर्म्स के ऊपर वो बैंक डिसाइड करेगा। ऐसा नियम ये बैंक डिसाइड करेगा, न कि जो डिजिटल एप्स हैं वो डिसाइड करेंगे कितना फीस जो है वो देना चाहिए। और इस नियम में तो ये साफ तौर पे कह दिया गया कि अब ये जो फीस है वो जो रिस्पेक्टिव बैंक्स हैं वही दिया करेंगे, न कि जो कस्टमर्स हैं उनको देने की कोई ज़रूरत है। गांधी जी हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसके और भी जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो डिजिटल लैंडिंग एप्स है उसके नियमन के लिए उसके रूल्स और रेगुलेशन बना दिए गए हैं RBI की तरफ से और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जो कस्टमर्स हैं उन पे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं RBI के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर R गांधी जी। गांधी जी आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सर इस RBI के गाइडलाइंस में सर ये भी कहा गया है कि जो ऐप्स हैं जो लेंड करते हैं मनी को, जो लोन देते हैं ग्राहकों को, वो उन ग्राहकों से जुड़े जो डेटाज हैं उन डेटा को अगर ज़रूरी ना हो तो वो इसको स्टोर नहीं करेंगे। हाँ, ये डिजिटल लेंडिंग का ये डबल एज वेपन है। उसका बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं एंड नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसा है कि पहले बैंकों से किसी को ऋण लेना है तो उसका स्टैंडर्ड उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका प्रॉफिट लॉस और इनकम ऐसा वगैरह सबूत देना चाहिए था। आजकल because of the developments in the technology, especially advanced technologies like artificial intelligence, big data analysis, उसके माध्यम से अभी alternate data के आधार पर किसी का क्रेडिट स्टेटस वो जांच करने के लिए बहुत आसान हो गया। इसलिए किसी नए मॉडल वो बनाए रखे हैं एक डिजिटल लैंड ऐप वगैरह, इसको अल्टरनेट इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके अल्टरनेट इंफॉर्मेशन के आधार पर ही जैसा आपका स्पेंडिंग हैबिट, आपका क्या कुछ आप संपत्ति बनाए हैं, या ये इमेजिनेशन इस बहुत इम्पोर्टेंट है इधर इसमें। इसलिए बहुत सारी डेटा वो कलेक्ट करते हैं।
वो उसके आधार पर एक मॉडल के माध्यम से उनको मालूम पड़ता है इसका क्रेडिट वर्थिनेस कैसा है, कितने रुपया इनको लोन दे सकेंगे, वो उसका वो पर कितना इंटरेस्ट रेट वो पे सकते हैं और कितने साल में या महीना में वो वापस ले सकते हैं। ये सब मॉडल बना के रखते हैं। इस मॉडल बनाने के लिए, मॉडल के इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी डेटा का आवश्यकता होता है। ये पॉजिटिव साइड है। But what happens many times, these people collect much more information than what is really required. Really? And later on, that information, they use it for some other purpose, monetizing, passing on to somebody else, or intruding into the privacy. So इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन ये लोग ले सकते, कितना दिन वो अपने पास रख सकते, बाद में कैसा उसका डिलीट करने का है। इसके अलावा ये सब कलेक्ट करते समय बोरोवर को मालूम होना चाहिए क्या इंफॉर्मेशन वो देता है, अपने पूर्ण विश्वास पर देना चाहिए, जानकारी होना चाहिए क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका अनुमति देने का है, उस बाद में अनुमति वापस लेना है तो उसका भी हक हो गया, वो वापस ले सकते और बाद में उसको बोल सकते हमारा डेटा तुम कंप्लीट डिलीट करो। तो ये सब अभी रिजर्व बैंक नियम ऐसा बनाया है कि बोरोवर के अनुमति से ही किसी डिजिटल लेंडिंग ऐप डेटा कलेक्ट कर सकते, कितने महीने वो रख सकते, बाद में कैसा वो डिलीट करने का है, ये सब हक बोरोवर के हाथों में दिया है। लेकिन गांधी जी, जिनको लोन चाहिए उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। अगर आप उस डिजिटल ऐप्स के जरिए लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपसे वो इस तरह के डेटा मांग रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं, आपको वो देना पड़ता है। तो ऐसे में उस डेटा का वो किस तरह से यूज़ कर रहा है या फिर मिसयूज़ कर रहा है, इस बात की जानकारी, इन्फॉर्मेशन न कस्टमर्स के पास होती है। ऐसे में आरबीआई इसको किस तरह से रेगुलेट कर सकता है? हाँ, यही आप सही प्रश्न पूछा था। इसका वही मैंने पहले बोला था, ये तो डबल एज वेपन है। Some information we have to give, otherwise you can't get the services from the party, Yes. From the loan app methods. So that part is to be ensured. How to ensure that they don't get more than that information that's required. That is why the committee ऐसा recommend किए थे, ये lending app को जांच करना चाहिए periodically. So that Reserve Bank has now decided that in principle this recommendation has been accepted by the Reserve Bank, but इसका और कुछ काम करने का है। अब किसी एजेंसी को ये रिस्पांसिबिलिटी सौंपने का है, कैसा ये डिजिटल एप्लीकेशन काम करता है, क्या इंफॉर्मेशन लेता है, वो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए या नहीं, ठीक तरफ से उसका इस्तेमाल करता है नहीं, ये सब जांच करने के लिए एक दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का आवश्यकता होता है। एक और कुछ इंस्टीट्यूशन हो सकता है या रिजर्व बैंक में ही ऐसा विंग बना सकता है। वो सब अभी रिजर्व बैंक बोला है हम इसके ऊपर विचार करेंगे, विचार करने के बाद ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, लेकिन गांधी जी, इसमें एक और बातें आती है कि जो कस्टमर्स हैं उनको बिना बताए या फिर उनकी सहमति के बिना ही जो उनकी क्रेडिट लिमिट्स हैं उनको भी बढ़ाने का काम कई बार इन ऐप्स के जरिए किया जाता है। इस पर आरबीआई ने क्या कुछ कहा है? हाँ, वो भी ये टेक्नोलॉजी का ऐसा इंतजाम ऐसे किए हैं ये लोग। पहले आपको 10,000 का लिमिट देता है, बाद में आपके रीपेमेंट हिस्ट्री के ऊपर अपने आप वो उसको मालूम पड़ता है इसको और कुछ ले सकते, सो लिमिट को बढ़ा के 50,000, बाद में 1 लाख ऐसा बढ़ते जाते रहते थे। ये बोरोवर को तो वो ऐसा मानता है कि हमें पूरा अधिक पैसा मिलता है, हम लेते हैं, पहले लेते हैं, बाद में ये चक्कर में फंड्स जाते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ऐसा नियम अभी बनाया है कि आप लेंडिंग लिमिट रिवाइज किए तो इसके पूरे जानकारी बोरोवर को होना चाहिए पहला।
दूसरा बोरोयर उसको मंजूर करने का है, अपने आप नहीं कर सकेंगे। आपको आपके यहाँ से या ऐसा सजेशन बोरोयर को भेज सकते, पर बोरोयर खुद उसका अनुमति देने का है, उसके बाद ही ये लिमिट बढ़ा सकते, अपने आप ऑटोमेटिकली आप बढ़ा नहीं सकेंगे, ऐसा नियम बनाया है। एक और प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिकली फेस करते हैं कस्टमर्स गांधी जी, वो ये कि मार्केट में बहुत सारे डिजिटल लैंडिंग एप्स हैं, वो ये कैसे चूज करें, कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा डिजिटल लैंडिंग एप्स उनके लिए, उनके रिक्वायरमेंट के लिए सबसे फिट बैठता है? हाँ, अभी तो ये तो मुश्किल का बात है। बहुत सारी एक कमर्शियल हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स, एनबीएफसी, डिजिटल लैंडिंग, ये सब कमर्शियल के टर्म्स पे जारी करते हैं। इसलिए किसी लैंडिंग ऐप राइट है या नहीं, ऐसा स्ट्रेट असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिजर्व बैंक ऐसा बनाया कि हर एक बैंक किसी डिजिटल लैंडिंग ऐप आपके उसके ऊपर लोन देते हैं, तो वो बैंक के वेबसाइट में उसका पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसका वेबसाइट में कौन सा ऐप वो यूज करते हैं, वो उसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन रखने का है। और बाद में डिजिटल लैंडिंग ऐप में भी उधर से कि किस बैंक से वो लेते हैं उसका लिंक भी होना चाहिए। इसके वजह से अपने आप कंपेयर कर सकते हैं, एक बात है। दूसरा, ये कमेटी का रिकमेंडेशन था, ये एग्रीगेटर बोलते हैं, डिजिटल लैंडिंग एग्रीगेटर, वो कंपेयर करके देता है। उधर उसका भी नियम कैसा होना चाहिए, वो भी सोचने का बात है। ऐसा रिकमेंडेशन किए हैं रिजर्व बैंक के, इन प्रिंसिपल वो अक्सर माने हैं, बाद में इसके ऊपर विचार करेगा, एक बात है। दूसरी बात, ये डिजिटल लैंडिंग को अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन से कंट्रोल करने के लिए ये स्पेशल इंस्टीट्यूशन which we call SROs, self regulatory organization, वो भी बनाने का अभी इरादा है। वो बाद में वो बनाने के लिए और कुछ नियम बनाया चाहिए। ओके गांधी जी, अभी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी तरफ से भी जो एप्स हैं, डिजिटल लैंडिंग एप्स, वो भी मेरे ख्याल से वर्किंग हैं और बहुत से लोग उनके थ्रू भी लेते हैं लोन। बहुत सारे एनबीएफसीज हैं, उनके भी होंगे एप्स, उनके ज़रिए भी लोग लोन लेने का काम करते हैं। मैं गांधी जी इस सवाल पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जो व्यूअर हैं वो जुड़ गए हैं। अविनाश जी है जो कि इस वक्त कानपुर से जुड़ गए हैं। अविनाश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, क्या नाम है, ये मुद्रा लोन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मेरे पास क्या नाम आरटीआई हमने नहीं भरा है, उसके बगैर नहीं हो सकता क्या मुद्रा लोन? गांधी जी, आप अगर ठीक तरफ से सुन नहीं पाया, आप एक बार आप रिपीट करें क्वेश्चन अविनाश जी। जी, हम कह रहे हैं मुद्रा लोन सर हमें लेना है, बैंक के पास जाते हैं। ओके, मुद्रा लोन। हाँ, मुद्रा लोन। बैंक हमसे ये कहती है कि आप बगैर आरटीआई के नहीं, मतलब आपको वो देना पड़ेगा आरटीआई। हमने अभी भरा नहीं, अभी हमने जीएसटी नंबर अभी लिया है जनवरी में। हाँ गांधी जी, इनका सवाल इनसे थोड़ा सा हटके है। उन्होंने मुद्रा लोन की बात की है और आईटीआर इन्होंने भरा नहीं है, इसको लेकर बैंक की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। हाँ, मुद्रा लोन तो अभी कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये मुद्रा लोन लेना चाह रहे हैं। हाँ, मुद्रा लोन के लिए आपको किसी बैंक को कांटेक्ट करना होगा। इसका उसके ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिडबी के वेबसाइट में भी पूरा बैंकों को लिंक करके एक ही जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिडबी ने किसी बैंक को किस बैंक तैयार है आपको मुद्रा लोन देने के लिए, वो उधर से आपको आदेश मिलेगा। सो आपको हर एक बैंक को ढूंढना का जरूरत नहीं है, एक ही जगह आप अप्लाई कर सकते। और सिडबी किस बैंक ऐसा बोला है ना,
किस बैंक को कई बैंक को वो इंफॉर्मेशन मिलेगा आपके इंटेंशन, उसके आधार पर बैंक अपने आप आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें हालांकि ये सवाल थोड़ा हट के था इस टॉपिक से आज के, लेकिन गांधी जी, क्या वैसे लोग जो चाहते हैं कि अपने बिजनेस के लिए मुद्रा लोन लें इस तरह के डिजिटल लैंडिंग एप्स के जरिए, क्या ये एक तो बात कि पॉसिबल है कि आप मुद्रा लोन आप इस तरह के ऐप्स के जरिए ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? हाँ, वो मुद्रा लोन, ये डिजिटल लेंडिंग आप क्या कुछ आज का सब्जेक्ट है, वो दूसरे बात है, वो मुद्रा लोन के बारे में नहीं है। बिल्कुल। ये किसी लोग एक ऐप के माध्यम से आपको बोलता है कि आप ये ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन पहले दें, इसके ऊपर हम आपको लोन दे सकते हैं, हम किसी बैंक और किसी एनबीएफसी के टाई अप किए हैं, उधर से आपको पैसा मिलेगा, ऐसा बोलता है। इसका कारण किसी भी हो सकता है, कंजम्पशन पर्पस भी हो सकता है, बिजनेस का पर्पस भी हो सकता है, वो उतने के उसके बारे में उतना पूछता नहीं है। नहीं, इज इट पॉसिबल कि आप ले सकते हैं मुद्रा लोन बोल के आप किसी डिजिटल एप्स के जरिए लोन? नहीं, मुद्रा लोन तो अलग बात है। आप इसके लिए आपको किसी कमर्शियल जो शेड्यूल बैंक है उसमें जाना पड़ेगा। रखे हैं, ये डिजिटल लेंडिंग के ऐप के माध्यम से मुद्रा लोन ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सर एक और सवाल ये कि हम जैसे कि हमने आपसे पूछ रहा था कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनके भी अपने ऐप्स होंगे, जो एनबीएफसी हैं उनके ऐप्स होंगे, इसमें कौन से ऐप्स के जरिए बेहतर होगा जहां की जो रेट है वो कम हो सके कस्टमर्स के लिहाज से? हाँ, अभी ये सब कंपेयर करने के लिए ऐसा सुविधा नहीं है। आसानी से आपको हर एक बैंक के वेबसाइट से या कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसके ऊपर कंपेयर करना पड़ेगा। अभी मुद्रा लोन के लिए अभी जैसे मैंने बोला था, एक सिट भी ऐसा सुविधा बन चुके हैं जिससे आपको दिस कंपैरिजन यू कैन डू, बट फॉर डिजिटल लेंडिंग ऐसा कंपैरिजन करने के लिए आजकल कोई सुविधा नहीं है। ये कमिटी रेकमेंड किया है, सो ऐसा कंपेयर करने के लिए कुछ सुविधा होना चाहिए, उसके ऊपर ही रिजर्व बैंक ऐसा अभी तय किया है, वो इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए हैं, उसके ऊपर क्या कुछ करने का है बाद में कोई गाइडलाइन आ सकता है। ठीक, हमारे साथ एक और कॉलर किरण जुड़ गई हैं जो कि हैदराबाद से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। किरण, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ सर जी, अपना सवाल पूछिए सर। सर एक्चुअली रिसेंटली 6 महीने पहले मुद्रा लोन के लिए मैं वेबसाइट में अप्लाई करा था इंक्वायरी। तो वेबसाइट ओपन करके उसमें डिटेल्स डालने के बाद मुझे कॉल आया कि ऐसे हम मुद्रा से कॉल कर रहे हैं, तो आपका डिटेल्स दीजिए, और व्हाट्सएप वगैरह कर दिया डिटेल्स मेरे मम्मी के नाम से। तो उसके बाद में वो एक लेटर भेजे थे, वो लेटर में लोन सैंक्शन हो गया बोल के बोले। फिर बाद में प्रोसेसिंग फी 2700 चेंज कुछ था, वो पे करने के लिए बोले। वो जब मैं पे कर रहा था उसके बाद में फिर से कॉल आया कि नहीं, आपको इंश्योरेंस का अमाउंट भी पे करना है 8000 चेंज। तो मुझे कुछ डाउट आया, उसके बाद में मैं छोड़ दिया। वो किस तरह से हम ठीक, गांधी जी, हालांकि इस टॉपिक से थोड़ा हट के सवाल है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका आंसर देना चाहें। हाँ, यही बात है। ये डिजिटल लेंडिंग ऐप को बहुत कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। ये एक एग्जाम्पल अभी एक कॉलर ने बोला है कि बिल्कुल वो बोलते हैं हम आपको मुद्रा लोन देंगे, उसके लिए ये पहले ये फीस ऐसा दो, बाद में इंश्योरेंस करने का है उसका ऐसा पैसा दो, ऐसे उनको बढ़ाते रहते हैं, उनका कंट्रोल नहीं है अभी। इसलिए ही अभी ऐसा बोला है कि डिजिटल लेंडिंग ऐप एक बैंक या एनबीएफसी यूज किए तो वहां से बैंक से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेचना चाहिए बोरोअर को। एसएमएस या
मेल वगैरह डायरेक्ट होना चाहिए. Then borrower can understand that the message has come from the bank only, not from anybody else. That is one important control has been brought now, that any communication about the loan, about the terms, everything will have to be directly from the bank. Bank or NBFC to the borrower. ओके तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक के जरिए या फिर एनबीएफसी से डायरेक्ट आप कांटेक्ट करें. इस तरह के डिजिटल ऐप्स के जरिए इस तरह के जो मुद्रा लोन है उसकी बात ही नहीं होती है, ये साफ तौर पर कहना है. लेकिन दूसरी बात जो कि हम इस बात पर कह रहे थे कि ये जो डिजिटल लैंडिंग ऐप्स पे इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने जो नियम लागू कर दिए हैं इस पर आज हम चर्चा कर रहे थे. तो बहुत बहुत शुक्रिया आर गांधी जी हमारे साथ जुड़े और इन तमाम पहलुओं पर हमसे विस्तार से बातचीत की. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. तो इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम मनी मंत्रा के इस अंक में बस इतना ही. मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति. नमस्कार. सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत की भूमि